नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक कानून के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियो एक सवाल है। क्या उत्तराखंड सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या ये सिर्फ रिजॉर्ट्स, विलास और फार्म हाउसेस के लिए एक बना राज्य है, या फिर उन लोगों का घर है जिन्होंने इस पहाड़ को अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के भू कानून की, जो आज की डेट में उत्तराखंड का सबसे बड़ा, सबसे इग्नोर्ड इशू बन चुका है। अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम देखी, अब आ रही आई है बेसिक समझने की। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है, भू कानून होता क्या है? अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो भू कानून का मतलब होता है कौन जमीन खरीद सकता है, कितनी जमीन खरीद सकता है, कहां पे और किस पर्पस के लिए खरीद सकता है, वो भी गवर्नमेंट के दायरे में रह के। चलिए पहले इंडिया के उन स्टेट्स का एग्जांपल लेते हैं जहां पे भू कानून काफी सालों से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इंडिया के कई स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश, यहां बाहर का आदमी खेत की जमीन तो खरीद ही नहीं सकता है। घर या लैंड लेने के लिए एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। फिर भी देखिए, टूरिज्म चल रहा है, होटल्स भी खुल रहे हैं, जॉब्स भी आ रही हैं, डेवलपमेंट होगी बिल्कुल नहीं, लेकिन लोकल लोग टोटली सिक्योर रहे। वहीं अगर बात करें नागालैंड और मिजोरम की, यहां जमीन को कम्युनिटी और ट्राइब की प्रॉपर्टी माना जाता है। बाहर के लोग लीज के काम कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं ले सकते। रिजल्ट, कल्चर सरवाइव कर रहा है, लैंड एलिनेशन बिल्कुल खत्म सा है वहां पे, और लोग अपनी जमीन पर अपने कंट्रोल के हिसाब से रहते हैं। फिर बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ आईएलपी और लैंड लॉस के थ्रू जमीन को प्रोटेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सड़कें नहीं है, या स्कूल्स नहीं है, या हॉस्पिटल्स नहीं है। डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल है, ये सब चीजें वहां पे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे है। तो मेरा बस असली सवाल और उत्तराखंड की जनता का असली सवाल बस इतना सा है, जब हिमाचल में पॉसिबल है, नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल है, अरुणाचल जैसी जगह पे पॉसिबल है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? उत्तराखंड भी तो एक पहाड़ी राज्य है, लिमिटेड लैंड है वहां पे, सेंसिटिव एनवायरमेंट है, और ज्यादातर इकोसिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंड करता है। फिर भी यहाँ बिना किसी स्ट्रॉन्ग कानून के जमीन बिकती जाती है और भू कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। क्या उत्तराखंड की जमीन सिर्फ रियल एस्टेट का एक मालसा है, या फिर उन लोगों का हक है जो सदियों से यहां रह रहे हैं? अगर आज प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो कल लोकल लोग हमेशा की तरह टेनेंट बनते जाएंगे और मालिक और कोई होगा। अब अगर हमें उत्तराखंड के भू कानून को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह उस समय की बात है, 2000 से पहले की, जब उत्तराखंड एक अलग राज्य नहीं हुआ करता था, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। तब यहाँ के जितने भी लैंड लॉस थे, जितने भी भू कानून थे, आज की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त और स्पष्ट थे। उस दौर में दो अहम कानून लगे थे, सेक्शन 143 और सेक्शन 154। ये सिर्फ कानून धाराएं नहीं थी, ये पहाड़ के सामाजिक और आर्थिक संतुलन की एक रीढ़ थी। इन धाराओं का सीधा मतलब था, खेती की जमीन को कमर्शियल यूज के में बदलना आसान नहीं था। बाहरी व्यक्ति के लिए जमीन खरीदना लगभग नामुमकिन सा था, और हर जमीन के इन्वेस्टमेंट में लाइवलीहुड माना जाता था। 2000 पहले के समय की बात करी जाए तो उस समय की सरकार का साफ साफ नजरिया था, पहाड़ की जमीन सीमित है, नाजुक है, और यहाँ के रहने वालों के लिए एक जीवन रेखा है। इसलिए बाहर का कोई व्यक्ति सीधे खेती की जमीन खरीद ही नहीं सकता था। लैंड यूज चार्ज के लिए कठोर, अनुमित प्रक्रिया थी, और स्पेकुलेटिव बाइंग को टोटली रोक दिया गया था। मतलब ये साफ था, कोई भी सिर्फ पैसा लेकर आकर यहाँ का मालिक नहीं बन सकता था। प्री 2000 उत्तराखंड में जमीन का मतलब था खेत, जंगल, चारगाह, पानी का स्रोत। ये सब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कम, और कम्युनिटी रिसोर्स हमेशा से ज्यादा रहे थे, जिसका मतलब है कम्युनिटी और एग्रीकल्चर को हमेशा से प्रायोरिटी दी गई थी। गांव की जमीन गांव वालों के लिए थी, लेकिन खेती छोटे स्तर की थी, लेकिन सस्टेनेबल थी। अगर लोग अपनी जमीन से जुड़े थे तो गांव की इकोनॉमी भी सेल्फ डिपेंडेंट थी। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा क्या था? आप जरा सोचिए, जब जमीन बिक ही नहीं सकती तो होगा क्या? जमीन बिकती नहीं थी क्योंकि कोई बायर था ही नहीं, बिल्डर था ही नहीं, लैंड लॉज इतने हार्ड थे, कोई बिल्डर नहीं था, रिजॉर्ट कल्चर नहीं था, फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट नहीं थे। जमीनें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, मार्केट इकोनॉमी बढ़ती नहीं थी। सबसे बड़ी बात, लोग अपने अपने गांव में ही टिकते थे। जो हम लोग इतना ज्यादा पलायन देखते हैं 2026 तक में, पिछले 10-15 सालों में हमने देखा पहाड़ों से लोग देहरादून, ऋषिकेश ऐसी ऐसी जगहों पे आके बस रहे अपने गांव छोड़ के। ये सब बिल्कुल नहीं था। जब जमीन थी, खेती थी, न्यूनतम लाइवलीहुड था, और लोग मजबूरी में शहर नहीं भागते थे। पलायन उस स्तर पर था ही नहीं जिस स्तर पर आज की डेट में है।
गांव खाली नहीं हुआ करते थे, स्कूल चलते थे और सामाजिक ढांचा इंटैक्ट रहता था। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात यह थी कि पहाड़ों का जो एक नेचुरल बैलेंस होता है वो बना रहता था काफी सालों तक। सबसे अहम बात, जैसे जंगल कटते नहीं थे, ढलानों पर कंक्रीट नहीं चढ़ती थी, पानी का नेचुरल फ्लो रहता था, छेड़छाड़ी नहीं होती थी क्योंकि, इसलिए लैंडस्लाइड्स कम थे, फ्लैश जो फ्लड्स रहते थे वो बहुत ज्यादा रेयर थे, डिजास्टर्स कभी न्यूज नहीं बनते थे और कोई कोइंसिडेंस था ही नहीं। ये पॉलिसी का नतीजा था जो 2000 पहले से लागू करती थी। संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो उस दौर में विकास धीमा जरूर था लेकिन संतुलित था, और आज विकास बहुत तेज है लेकिन बिना दिशा का है। लेकिन फिर आया साल 2000 जहां उत्तराखंड एक अलग राज्य बना और यहीं से भू कानून के उस समय का अध्याय शुरू होता है जिसने पहाड़ों की दिशा ही बदल सी रख दी। अगले चैप्टर में हम देखेंगे राज्य बनने के बाद कौन से नए फैसले लिए गए, कैसे प्रोटेक्शन धीरे धीरे हटाई गई और कैसे जमीन एसेट की जगह एक कमोडिटी सी बन के रह गई। साल 2000 उत्तराखंड बना एक जैसे अलग राज्य। पहाड़ के लोगों को लगा अब फैसले देहरादून या लखनऊ से नहीं होंगे, हमारी जरूरत के हिसाब से होंगे। अब जमीन बचेगी, अब पहाड़ बचेगा और विकसित जो एक विकास रहेगा वो एक संतुलन उसमें चलेगा। लेकिन हुआ क्या, उसका एकदम उल्टा। राज्य बने से 3 साल हुए थे और 2003 में ही सबसे पहला बड़ा बदलाव आया, भू कानून में रिलैक्सेशन। सरकार ने कहा इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और स्टेट रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बाहरी लोगों को सीमित मात्रा में जमीन खरीदने की छूट दे दी गई। लैंड यूज चार्ज थोड़ा आसान किया गया। शुरुआत में ये था कंट्रोल और टेम्पररी बताया गया, बट वो आगे जाके असलियत में फाइनल हुआ और वहीं से पूरे सिस्टम में एक क्रैक पड़ा। बात करें 2010 के बाद की, तो उत्तराखंड को एग्रेसिवली एज अ टूरिज्म स्टेट के रूप में बेचा गया। मतलब ऐसे मार्केट किया गया कि सबसे बढ़िया टूरिज्म यहाँ पे वैसे तो है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, रिजॉर्ट कल्चर प्रमोट हुआ, होटल कंस्ट्रक्शन फास्ट ट्रैक हुए, हिल टाउन्स को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस की तरह बनाया गया। और पर यह सवाल किसी ने नहीं पूछा कि पहाड़ कितना लोड झेल सकता है, पानी, जंगल, रोड कैपेसिटी उसकी क्या है। नतीजा, टूरिज्म के नाम पे अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन और अनकंट्रोल्ड डैमेज स्टार्ट हो गया। और 2010 के बाद भी इन लोग को चैन नहीं आया, तो 2018 में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जमीन खरीद की सीमा और भी बढ़ा दी गई, कई इलाकों में रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई, परमिशन प्रोसेस और आसान किए गए और अब पहाड़ एक सिक्योरिटी जोन नहीं, ओपन मार्केट सा हो गया था जमीन का। लैंड एक एसेट की जगह फुल टाइम कमोडिटी बन चुका था। इनका असर क्या हुआ, अगर हम देहरादून की बात करें जो एक टाइम पे कंक्रीट जंगल था, वहां कभी बासमती चावल के खेत हुआ करते थे, वहां आज सिर्फ अपार्टमेंट्स, मॉल्स, गेटेड कॉलोनी। एंड देहरादून का लोड उसकी नेचुरल कैपेसिटी से आज की डेट में कहीं ज्यादा हो चुका है, वो आप सब भी आज की डेट में देख रहे होंगे। बात करें मसूरी की, तो क्वीन ऑफ हिल्स जो अंग्रेजों ने एक नाम दिया था, उसके नाम पे पहाड़ को काटा गया, स्लोप्स पर होटल्स बने, ड्रेनेज सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हुआ। हर बार बारिश आती है तो मसूरी वनरेबल सा हो जाता है, वो हम आज की डेट तक न्यूज में देखते हैं, ये हर साल की कहानी है। सबसे बड़ा इकोलॉजिकल एक जो प्रेशर आया वो आया नैनीताल पे। नैनी झील के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन का प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता गया क्योंकि वो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया। उसमें क्या हुआ, पानी का लेवल पर असर हुआ, पानी कम होता गया नैनी झील का, सीवेज में प्रॉब्लम आई, लैंडस्लाइड का रिस्क हुआ। शहर तो जिंदा रहा पर सांस लेना मुश्किल सा हो रहा था। 2000 के बाद उत्तराखंड का ना एक परसेप्शन सा बन गया था कि उसे लोग सेकेंड होम डेस्टिनेशन कहने लगे, रिटायरमेंट हब कहने लगे या हिल इन्वेस्टमेंट जोन कहने लगे। इनका मतलब कि भाई अगर किसी की दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या उत्तर प्रदेश में लखनऊ या किसी ऐसी जगह पे जिसके पास थोड़ा भी पैसा होता था, वो किसी भी पहाड़ पे जाके लैंड खरीद के अपना एक छोटा सा फार्म हाउस डाल देता था। रिटायरमेंट हब मतलब, रिटायरमेंट हब ऐसे हुए कि कई सारे लोग जो रिटायर हो जाते थे, जो शहरों में काम कर रहे होते थे 20-20, 30-30, 40 सालों से, वो अपना एक छोटा सा घर बना देते थे वहां पे, तो वहां की आबादी बढ़ती गई और इसका नतीजा क्या हुआ, लोग लोकल मार्केट से लोकल लोग ही बाहर हो गए और बाहर का पैसा अंदर आता गया। आज की डेट में तो जब कोई बोलता है कि जमीन बिक गई, स्पेशली उत्तराखंड में, तो अक्सर हम सोचते हैं कि भाई इंसान के पास पैसा आया होगा। पर अगर आप पहाड़ की बात करें, वहां से जमीन नहीं बिकती। जमीन बिकने का मतलब होता है जड़ों से कट जाना। 2000 या उससे भी 5-10 साल पहले की बात करें तो जो लोकल फार्मर्स थे, पहले जो पहाड़ों के किसान हुआ करते थे, वो अपनी जमीन पर मालिक थे, फैसले खुद ले सकते थे, अपने खेत से जुड़ा इंसान था। लेकिन जमीन बिकने के बाद, जैसे 2000 के बाद की अगर हम कहानी बोलें, वो होटल के मजदूर बन गए, कोई वेटर बन गया, कोई स्वीपर बन गया, कोई खाना बना रहा है उन्हीं होटलों पे जहां उनकी खुद की जमीन थी, जस्ट बिकॉज की उनको बेचनी पड़ी। फिर
हुआ क्या, मालिक के मजदूर बनने तक की ये यात्रा किसी की चॉइस नहीं रही, उनकी मजबूरी की कहानी सी बन गई। पैसा आया, कुछ साल टिका, बट उसके बाद एक रोजगार तो चाहिए था। फिर बात करते हैं फार्मिंग की, जो ऑलमोस्ट डेड सी हो गई है आज की डेट में। क्यों? पहाड़ की खेती पहले से ही आसान नहीं थी, छोटे खेत हुआ करते थे, बारिश पर निर्भरता थी, जंगली जानवर। लेकिन जब खेती की जमीन ही बिक गई, टेरेसेस टूटने लगे, मिट्टी पर सीमेंट चढ़ा दिया गया, तो धीरे धीरे खेत प्रोफेशन नहीं, एक हिस्ट्री से बन गए। आज के कई गांव में हल ही नहीं चलते हैं, बीज ही नहीं बोए जाते हैं, सिर्फ घास उगती है। सरकार का कहना था कि अगर बाहरी इन्वेस्टमेंट आएगी राज्य में तो फिर उससे जॉब्स आएंगी, लेकिन जमीनी सच्चाई, दैट इज ग्राउंड रियलिटी, ये रहेगी जमीन नहीं, खेती नहीं, तो लोकल इंडस्ट्री भी नहीं। तो युवा कैसे रुकेगा अपने गांव में या अपने पहाड़ों में? आज पहाड़ का युवा सीधा सीधा दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी या फिर दूसरे राज्यों में है, मतलब दिल्ली, मेजरली तो दिल्ली एनसीआर में आके बस गए हैं, जो छोटे मोटे काम जैसे सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, डिलीवरी बॉयज, इन्हीं सब का काम कर रहे हैं। प्लान अब ट्रेंड नहीं था, वो एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन गई थी, क्योंकि उनको भी अपना फ्यूचर देखना था, अपने बच्चे पालने थे। इसी की अगर आगे की कहानी देखें तो जब युवा ही गांव छोड़ के जाने लगा बाहरी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए, तो पीछे बचा कौन? बुजुर्ग, महिलाएं और बंद घर। आज उत्तराखंड में सैकड़ों गांव सेमी अबैंडन्ड या पूरी तरह अबैंडन्ड है। कई गांव में स्कूल बंद है, आंगनवाड़ी बंद है, स्वास्थ्य केंद्र बंद है। गांव जिंदा है लेकिन एकदम सुनसान से है। ये बात तो बच्चे बच्चे को पता होगी कि पहाड़ में पानी पाइपलाइन से नहीं, नेचुरल रिसोर्सेस से आता है। लेकिन जब जंगल कटने शुरू हुए, कंस्ट्रक्शन बढ़ा, रिचार्ज जोन खत्म से हो गए, जो नौले और धरे और स्प्रिंग्स जिन्हें कहते हैं, वो सारे सूखते चले गए। आज की डेट में कई गांव टैंकर पर निर्भर होते हैं, जबकि कभी भी वहां झरने भी बहते थे और उन्हें कभी भी बाहरी पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही आज की डेट में टैंकर मंगवा मंगवा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक बहुत ही हार्ड ट्रूथ स्टेटमेंट ये रहेगा इसमें कि ये सब ना किसी भी एक साल में नहीं हुआ, कि पिछले साल तक तो सारी चीजें अच्छी चल रही थी, एक साल के अंदर ही इतना कंस्ट्रक्शन बूम हुआ, सारी वो ही, ये लगातार गलत नीतियों का है। ये डेवलपमेंट का एक साइड इफेक्ट नहीं है, पॉलिसी फेलियर का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर डेवलपमेंट सच में करना होता इन सरकारों को 2000 के बाद से, क्योंकि 2000 के पहले तो तब भी कुछ हद तक तो ये चीजें इंटैक्ट थी, बट 2000 के बाद तो मतलब मच्छी बाजार सा बन गया। तो अगर ये सही में डेवलपमेंट का नाम होता तो किसान अभी भी मालिक रहता, गांव आबाद रहते, युवा बाहर ही नहीं जाता। लेकिन जब डेवलपमेंट सिर्फ लैंड स्केल और कंस्ट्रक्शन ही तक लिमिटेड हो तो विकास नहीं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। दोस्तों, पहाड़ों का ना एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है जिसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कोई भी इलाका, कितने भी लोग, कितना भी आप कंस्ट्रक्शन करो और कितना भी प्रेशर हो, वो कितना सुरक्षित तरीके से वो पहाड़ झेल सकता है। प्लेन इलाकों में ये कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन पहाड़ों में ये कैपेसिटी बहुत ही सीमित और बहुत ही नाजुक सी होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, पहाड़ जो होते हैं बहुत ही यंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं और जरा सी छेड़छाड़ पर टूट सकते हैं। लेकिन ये सवाल, क्या हमने इस रूल को कभी नहीं माना? हमने डेवलपमेंट को साइंस के हिसाब से नहीं, प्रॉफिट के हिसाब से नापा है। इसलिए आज की डेट में उत्तराखंड का ये हाल है। पहाड़ों की नदियां जो होती है ना दोस्तों, पहाड़ों की में वो सिर्फ नदी नहीं होती है, वो सिर्फ पानी नहीं होता है, वो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। लेकिन रिवर बैंक्स पे हमने होटल बना दिए, फ्लड प्लेन्स में रिजॉर्ट्स बना दिए, रिवर बेड्स के पास पार्किंग स्पॉट्स बना दिए। तो जब रिवर को फैलने की जगह नहीं दी गई तो रिवर ने तोड़कर रास्ता बनाया। अगर इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लें तो अलकनंदा और मंदाकिनी के किनारों पे बार बार जो फ्लड्स आते हैं, जो हम पिछले 15-20 सालों से सुनते ही आ रहे हैं, इन्हीं सब दवाओं का नतीजा है। कई हिल टाउन्स पहले से ही लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, जैसे कि, लेकिन एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन उनमें हुआ क्या? स्लोप कटिंग हुई, रिटेनिंग वॉल्स सिर्फ नाम की बनाई जाती हैं और ड्रेनेज को एकदम ही इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है मसूरी, जोशीमठ, धनौल्टी। हर मानसून में मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। कई साल पहले आपने जोशीमठ से भी रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, वहां पे भी दरारें आ रही हैं, लोगों को घाव काली करके जाना पड़ रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि जोशीमठ का जो लैंड सब्सिडेंस है वो एक क्लियर सिग्नल था, यहाँ कैपेसिटी ही क्रॉस हो चुकी, कि वहां पे इतने सारे होटल्स और कमर्शियल स्पॉट्स बन गए हैं कि ये हाल एक दिन हो नहीं था। फॉरेस्ट जो होते हैं, वो फॉरेस्ट, पहाड़ के स्पेशली जो फॉरेस्ट होते हैं, वो सिर्फ पेड़ नहीं होते हैं, वहां पे पानी भी रुकता है, वहीं मिट्टी पकड़ते हैं और वही टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं पहाड़ों का। लेकिन जब फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हुई सारी की सारी, विलाज और रोड्स बनाई गई उन्हें काट के, ग्रीन कवर टोटली टूट सा गया, तो सॉइल लूज हुई, तो अब पहाड़ फिसलने लगे। एग्जाम्पल
चमोली और पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट जहां डिफॉरेस्टेशन के बाद लैंडस्लाइड्स इतने बढ़ गए हैं कि आप हर साल देख रहे होंगे जब भी मानसून आता है या मानसून के आसपास भी लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? नेचर ने एक साथ कई तरह के जवाब दिए हैं। वहीं अगर बात करें, हमने जैसे ही इस इकोसिस्टम को इतना ज्यादा छेड़खानी कर दी तो अनप्रेसिडेंटेबल रेनफॉल भी हुई, यानी कि जो ब्लॉक्ड रिवर्स होती हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं और जितना भी इकोसिस्टम होता है पहाड़ों का, उस हिसाब से जो एक टाइमली रेन्स होती हैं, जब वो नहीं आती तो अचानक से कभी भी रिवर बेड भरते हैं बारिश आने से और फ्लैश फ्लड्स आते हैं। सबसे बड़ा इसका कीन एग्जांपल रहा है केदारनाथ फ्लड्स 2013 में, फिर आए चमोली के फ्लड्स 2021 में, फिर 2022 से 23 में भी मल्टीपल मॉनसून फ्लड्स रहे हैं। और इस साल तो उत्तरकाशी, आप लोग ने सुना होगा, वहां पे भी रिवर बेड पे एक फ्लड आए थे, जो जिसमें सबसे बड़ा एक प्राइम एग्जांपल था कि कंस्ट्रक्शन किस हद तक करी गई है कि रिवर बेड तक को नहीं छोड़ा हमने। न्यूज में हम लोग हर बार सुनते हैं ये नेचुरल डिजास्टर है, ये नेचुरल डिजास्टर है। दोस्तों, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये ह्यूमन एम्पलीफाइड डिजास्टर्स हैं, क्योंकि हमने हर बार नेचर की नहीं सुनी है। नेचर ने तो हमको हर बार एक उदाहरण भी दिया है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है, क्योंकि रोड्स तो हर साल धंस रही हैं, विलेज कट ऑफ होते जा रहे हैं, रेस्क्यू मतलब होने में ही हफ्तों हफ्तों लग जा रहे हैं लोगों को निकालने में, पहाड़ वार्निंग देता जा रहा है लेकिन हम कभी सुनते ही नहीं है। फिर आती है बात इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स की, रोड्स बार बार क्यों टूट रही हैं, ब्रिजेस क्यों बार बार बह जाते हैं। इस साल भी आपने देखा होगा ऋषिकेश में बहुत ही प्राइम ब्रिज टूटा है, एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी कोलैप्स हो जाती है। तो हमने इतने सारे उदाहरण देख लिए। इसमें जो सबसे बड़ी बात मैंने आपसे बोली थी, कैरिंग कैपेसिटी होती है पहाड़ों की। अगर कैरिंग कैपेसिटी का हमने ध्यान रखा होता इतने 20-25 सालों में, जब से उत्तराखंड एक राज्य बना है, उससे पहले भी, तो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन होता, जोनिंग स्ट्रिक्ट होती कि ये जोन्स नॉन कंस्ट्रक्टेबल हैं, यहाँ पे आप कमर्शियल या तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं बना सकते। इको सेंसिटिव एरियाज को हमेशा सेफ गार्ड किया जाता है। लेकिन जब डेवलपमेंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर चला जाए तो पहाड़ डेवलप नहीं होता, पहाड़ कोलैप्स होता है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पे हर एक टॉपिक की बहस अटक सी जाती है, जिसे कहते हैं राजनीति। क्योंकि सच यही है कि भू कानून का मुद्दा कभी कानून रहा ही नहीं है, हमेशा राजनीतिक इच्छा, दैट इज द पॉलिटिकल विल पे निर्भर रहा है। इतने सालों में चाहे बीजेपी आई हो, चाहे कांग्रेस आई हो, पार्टी कोई भी, नाम अलग, कोई भी सत्ता में रहे, बस पैटर्न उन सबका हमेशा एक ही रहता है। जैसे ही इलेक्शंस आते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो, हमेशा उनके घोषणा पत्र में भू कानून का जिक्र जरूर होता है। पहाड़ पहचान, संरक्षण की बातें तो जरूर करेंगे, बड़ी बड़ी बातें जरूर करेंगे, स्थानीय हित सर्वोपरि की बातें करेंगे जैसे वादे। बट नेताओं के मन से ने कहा कि हम भू कानून लाएंगे, जनता ने भरोसा किया हर साल, लेकिन हुआ वही। और फिर क्या, जनता ने भरोसा करके वोट तो दिया, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, वही बात हुई, मुद्दा कमेटी को सौंप दिया गया, अध्याय चलते रह गए और सभी पक्षों से बातचीत जरूरी है बोला गया। फिर कमेटीज बनी, रिपोर्ट्स आई, रिकमेंडेशंस तक लिखी गई, लेकिन स्ट्रिक्ट भू कानून कभी ड्राफ्ट के आगे बढ़ा ही नहीं इतने सालों में। इन्हीं सब चीजों के बीच जितनी भी राजनीति करी जाती है, इसमें सबसे बड़ा तो एक भद्दा मजाक जो सरकार यहाँ की जनता के साथ करती है, वो है कमेटी कल्चर। हर कुछ सालों में एक नई कमेटी बनती है, नई सरकार के साथ नई रिपोर्टें दी जाती हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या रहता है? वही पुराना। कुछ रेगुलेशन जरूरी हैं, लेकिन कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कर सकते। मतलब साफ है, इशू को लटका कर ही रखना है। और सबसे मजेदार और असली सवाल तो ये मैं पूछना चाहूंगा हमारी सरकारों से, कि जब उनको नुकसान भी दिख रहा है, क्योंकि एनवायरमेंटली तो जितना नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी उतना ही नुकसान हो रहा है कि हर साल वही सेम रोडें गिरती हैं, वहीं पे फिर से कंस्ट्रक्शन होता है, वही नदियां ओवरफ्लो होकर बहती हैं और वहीं पे फिर से चीजें सही करी जाती हैं। तो जब इतना नुकसान साफ दिख रहा है तो सरकारें डरती क्यों हैं? इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे बड़ा है जो बिल्डर लॉबी है। उत्तराखंड में रियल एस्टेट से घर नहीं बेचता, वो लैंड डील्स, पॉलिटिकल फंडिंग्स, लोकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रखता है। खैर वो तो हर एक स्टेट में रखता है, उसका है ना एक पूरा सा नेटवर्क रहता है। तो स्ट्रिक्ट भू कानून का मतलब लैंड बाइंग लिमिट हो जाएगी, प्रॉफिट पे भी एक लिमिट हो जाएगा, स्पेकुलेशंस पर एकदम से रोक लग जाएगी, और यही बिल्डर लॉबी को सबसे ज्यादा ऐसा असहज करके रखता है। फिर बिल्डर लॉबी माफिया के बाद आता है टूरिज्म माफिया। टूरिज्म बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड एक राज्य ही ऐसा है जहां पे टूरिज्म एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन
अनकंट्रोल्ड टूरिज्म एक टोटल इंडस्ट्री बन चुकी है। हिल टाउन्स को एकदम होटल जोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, विलेजेस को होम स्टे क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, फॉरेस्ट एरियाज को लग्जरी रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्ट्रिक्ट लैंड लॉ आया तो नई प्रॉपर्टीज बनना रुक जाएंगी, एक्सपेंशन स्लो होगा, और यही वजह है कि टूरिज्म के नाम पर रेगुलेशन का विरोध किया जाता है। फिर इन दो के बाद आता है कि इजी मनी मॉडल। क्यों? क्योंकि जमीन बेचो, रेवेन्यू दिखाओ और जीडीपी गिनाओ। ये डेवलपमेंट का सबसे आसान लेकिन सबसे खतरनाक तरीका है, जो एक मॉडल सा बन के रह गया। ना स्किल चाहिए, ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, बस लैंड को कन्वर्ट करो, 2-4 पेपर बनाओ और बेच डालो। स्ट्रिक्ट भू कानून को इस मॉडल को सीधा चैलेंज करना चाहिए। एक बहुत ही अगर कड़वा सच हम लोग ये जाने तो यही रहेगा कि भू कानून इसलिए नहीं रुका कि वो एक इम्पॉसिबल चीज है, नहीं। बाकी स्टेट्स में भी पॉसिबल है, बाकी जगहों पे भी पॉसिबल है, तो यहाँ भी पॉसिबल है। वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि कुछ पावरफुल लोग इससे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो सकते हैं, और इन्हीं सब पावरफुल लोग और नेताओं और उनके बीच की राजनीति के चलते नुकसान जनता का, जोखिम पहाड़ों की, और मुनाफा सिर्फ कुछ लोगों का हो रहा है। यही वजह है कि भू कानून सिर्फ पॉलिसी डिबेट नहीं, एक पावर स्ट्रगल सा बन चुका है आज की डेट में उत्तराखंड में। लेकिन जैसे दोस्तों आपको भी पता है, हर कहानी सिर्फ अंधेरे में खत्म नहीं होती है। जहां सिर्फ नीतियां फेल होती है, वहीं से आम आदमी की एक आवाज भी उठती है। और यही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के लोकल लोगों की, क्योंकि जब जमीनें बिकती गई, गांव खाली होते गए और पहाड़ टूटते गए, तो उत्तराखंड के लोगों ने धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूती से आवाज उठानी शुरू करी। कोई एक पार्टी का आंदोलन नहीं था ये, कोई चुनावी रैली का नहीं था, ये था जमीन बेचने का, बचाने का आंदोलन। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में युवा पूछने लगे, अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो हमारा भविष्य क्या रहेगा। स्टूडेंट्स ने सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, कोई मारधाड़ नहीं, कुछ नहीं, पीसफुली। सोशल मीडिया कैंपेन चलाया आज की डेट में, क्योंकि 2025-26 में आपको भी पता है सोशल मीडिया का क्या पावर है। सेमिनार्स और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए गए हर एक दूसरे स्कूल्स कॉलेजेस में। उनका सवाल सिंपल था, हम पढ़ लिख कर भी किस पहाड़ में लौटेंगे। उत्तराखंड का हर दूसरा घर सेना से जुड़ा होता है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। रिटायर्ड सोल्जर्स बोले, हमने देश की सीमाएं बचाई हैं, अब अपनी जमीन नहीं बचा पाए तो ये हमारी एक व्यक्तिगत हार होगी। एक्स आर्मी मैन ने रैलीज लीड करी, मेमोरेंडम्स निकाले, डिसिप्लिन के साथ सारा रेजिस्टेंस किया। वही बात करें महिलाओं की, तो पहाड़ में महिलाएं जमीन से सबसे ज्यादा जुड़ी रहती हैं। पानी वही लाती हैं, खेत वही संभालती हैं और जंगल भी वही जानती हैं। तो जब जमीनें गई तो सबसे पहले महिलाओं की एक जिंदा दिली बोली, महिलाओं के समूह ने, ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये हमारा जीवन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, लोकल कलेक्टिव्स बने, महिला मंडलों को उजागर किया गया। इस आंदोलन की एक रीढ़ बनी वुमेन, जो एक कह सकते हैं। यूथ तो अपना काम कर रहा था, आर्मी वाले अपना काम कर रहे थे, बट सबसे बड़ा इंपैक्ट जो लाए, दैट वर द लोकल वुमेन्स ऑफ द पहाड़। वहीं किसानों ने बोला, जमीन गई तो रोजगार गया, और रोजगार गया तो परिवार गया। उन्होंने ये बताया कि एक बार जमीन बिकी तो और उसके बाद पैसा खत्म हुआ, वापस खेती कभी नहीं लौटा पाएंगे। तो फार्मर्स की ये चेतावनी पॉलिसी मेकर्स के लिए, हर जगह एक ही आवाज, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, प्लेन्स के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हो, सब जगह का एक ही नारा, भू कानून लाओ, पहाड़ बचाओ। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सब जगह आज की डेट में ये आवाज फैल चुकी है। दोस्तों, ये आंदोलन किसी नेता का नहीं है, किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं है। ये आंदोलन है उत्तराखंड की पहचान का, उत्तराखंड के अस्तित्व का, जो हमारी देवभूमि कहलाई जाती है, और इस देवभूमि उत्तराखंड के भविष्य का। और इस आंदोलन की ना सबसे बड़ी ताकत यही है, इसमें लेफ्ट राइट विंग आप नहीं कर सकते, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, इसमें आप बीजेपी कांग्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ सिर्फ दो चीजें हैं, पहाड़ और पहाड़ के लोग और उनकी। और इसी उम्मीद के साथ मैं बस ये कहूंगा कि जब जनता एक सवाल पर एकजुट होकर उठती है, जैसे हमारी उत्तराखंड की जनता उठी है, तो देर जरूर होती है लेकिन बदलाव कभी रुकता नहीं है। अगर इस वीडियो में किसी को ये लगा हो कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के बाहर के जो इलाके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या दिल्ली हो गया या हरियाणा हो गया, वहां के लोगों को बाहर भगाना, इतना इस वीडियो का ये मतलब है, ना इस आंदोलन का मतलब है। भू कानून का मतलब आउटसाइडर्स को भगाना कतई नहीं है। हमें बस एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहां पे हम लोग का भी भविष्य एक स्थायी रूप से रहे और इन्वेस्टमेंट भी आए। तो इसमें कुछ पॉसिबल मॉडल्स, जैसे थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैंने जो देखा है कि क्या क्या हो सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ लोकल्स के लिए होनी चाहिए। हिल्स में लैंड परचेज पे एक लिमिट होनी चाहिए। लैंड यूसेज जो होना चाहिए वो एक स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड टीम के थ्रू होना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन पे सीजर होने चाहिए।
लोकल एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी होना चाहिए, डेवलपमेंट हो पर लोकल फर्स्ट हो। मेरी बस सबसे यही गुजारिश है, जो हमारे उत्तराखंड के लोगों की भी यही है, कि उत्तराखंड कोई एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक जिंदा पहाड़ है, उसे पहाड़ की तरह बनाए रखिए। अगर आज हमने भू कानून नहीं मांगे तो कल सिर्फ रिजॉर्ट्स बचेंगे, लोग नहीं, पहाड़ नहीं। अगर आप चाहते हो कि अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपना पहाड़, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें अपनी आवाज को, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। जय हिंद, जय उत्तराखंड।